हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज मेवाराम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तरंग में स्वागत करता हूं। आज हम एनटीए का पेपर नंबर 15 करने वाले हैं। यदि आपने पिछले वाले पेपर देखें तो आपको पैटर्न और क्वेश्चन का सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि मैं हर पेपर में से 10 to 15 क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि उस पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपकी जेई एग्जाम के लिए, भले आप जेई 2020 दे रहे हैं या जेई 2021, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलेक्टिव 10 to 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करवाते हैं और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते हैं। राइट, तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करना और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना। राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी जानकारी एक्स्ट्रा बताए, ये कंप्लीट मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने बीटेक एनआईटी सूरत से कर रखी है और मुझे 2013 से जेई के लिए बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि बच्चों को एग्जैक्टली जेई मेंस की प्रिपरेशन के दौरान कहाँ पे दिक्कत आती है। राइट, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो होपफुली आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप टॉपिक देखोगे तो ये वेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आर वेक्टर को हम एज्यूम करेंगे। लेट आर वेक्टर हमारा एक्स आई वाई जे कैप और जेड के कैप है। अब आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, आर डॉट, जब पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आर डॉट आई। अच्छा, आर डॉट आई जो आपके पास में है इंफॉर्मेशन, वो 2 टाइम आर डॉट जे इक्वल टू 4 टाइम आर डॉट के इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, आर का आई के साथ डॉट करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, इधर वाई आ जाएगा और इधर कितना आएगा, जेड आएगा। तो ये कंडीशन मुझे मिल गई। क्या पता लग गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू 4z है, यहाँ से लिख दो, एक्स की जगह में 4z लिख सकता हूँ और वाई की जगह कितना रख सकते हैं, तो वाई की जगह आप 2z रख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये समझ में आ गया हो तो फाइनली मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ये आर डॉट समथिंग वेक्टर। तो मुझे पहले आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आर का मॉडुलस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 84 दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 84। अंडर रूट हटा देते हैं। अच्छा, एक्स की जगह आप 4z स्क्वायर होते 16z स्क्वायर हो जाएगा, वाई की जगह 2z रखते हैं तो ये 4z स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर इक्वल टू 84। ये कितना हो गया, 21 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम कर जाएगा तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। राइट, अब आप देखो ऑप्शन के अंदर सारी वैल्यू किस टाइप से कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं एक मान लेता हूं, तो पॉजिटिव साइन देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 4z है, तो बताओ यहाँ से 8 आई कैप होगा, नहीं होगा। y की वैल्यू 2z है तो ये 4j कैप हो जाएगा प्लस, और z की वैल्यू 2k कैप हो जाएगा, केवल पॉजिटिव साइन लिया है। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है r डॉट, तो उसको r डॉट 2i 2i 3j और k टाइम लिखेंगे, तो इनके बीच में डॉट करवाएंगे तो कितना आएगा, 16 12 से 2, तो ये 6 आ गया। क्या आया, 6 आंसर आ गया। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सामने आते हैं तो बच्चे अपने हाथ पैर फुला लेते हैं और कहते हैं सर ये तो होगा ही नहीं हमसे। बट मैं कहूँगा बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पता, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी इंटीजर पार्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, तो ये इंटीजर पार्ट बाहर आता है। ये जो पॉइंट लिखा है इसको पता है आपको, यह सबको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर है तो बाहर आ जाता है। चलिए, तो आप मुझे बताओ कि आपको इस कर्व को कहाँ से कहाँ तक बनाना है। इस वाले कर्व को देखोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मॉडुलस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3
का होल मॉडुलस, राइट। अब आपको -2 से -3 के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे -2 से -3 के बीच में ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे साथ आप ग्राफ वाला पार्ट, तो ये मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस बना दी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप लोग जानते होंगे कि हमें हमेशा इंटीजर पे ब्रेक करना होता है। कहाँ पे ब्रेक करते हैं? इंटीजर पे ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कितना है? -2, फिर -1, इधर से 1, 2 और ये 3। ऐसे इस साइड में पोर्शन बना दो, 1, 2, 3, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे तो ये 4, और इधर से 5 आ जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने वाला हूँ। -2 से -1 के बीच में ये वाला पार्ट कितना होगा? यदि मेरा x -2 से -1 है तो उस बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? -2 होता है। क्या बात ध्यान है? अब -2 यहाँ रखेंगे, कहाँ? ये -2 यहाँ रखेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो -2 से -1 के बीच में मेरा वैल्यू कितना है? 5 है। तो ये ऐसे 5 बना देते हैं, ये वाला वैल्यू 5 है। फिर नेक्स्ट देखेंगे -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे -1 होती है। -1 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4, और उसका ग्रेटेस्ट मॉडुलस पार्ट लेंगे तो पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली 0 से 1 के बीच में ऐसा बनेगा। देखिए फिर 1 से 2 के बीच में ये यहाँ तक आ जाएगा, और 2 से 3 के बीच में ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। समझ गए? आप खुद सोचो 2 से 3 के बीच में 2 होगा, 2 - 3 1, तो ये 1 का लेवल यहाँ पे सेट कर रखा था, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया? एरिया पूछा है। तो एरिया के लिए आपको यहाँ से कौन कौन सा पोर्शन लेना चाहिए? तो एरिया का मतलब एक्स एक्सिस के साथ में होता है, तो ये पूरा पोर्शन आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये पोर्शन आएगा, ये आपका एरिया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ पा रहे? तो कैसे एरिया लिखेंगे? तो बहुत ही आसान तरीके से आप अब लिख सकते हो। कैसे? इस वाले पोर्शन का एरिया कितना है? इस वाले पोर्शन का एरिया कितना है? इसकी लेंथ 1 है और हाइट कितनी है? 5 है। तो 5 × 1, फिर हो जाएगा 4 × 1, फिर 3 × 1, समझ गए? और 2 × 1 और 1 × 1। तो बेसिकली 1 से 5 तक का एडिशन है। तो बहुत आसानी से लिख देता हूँ, 5 4 9 12, 12 3 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो मेनली आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से ब्रेक कर लेते हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं, सिंपली एरिया से रिलेटेड, तो राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ये इंटीग्रेशन का वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे इंटीग्रेशन के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है, कैपिटल fx = 1 से x e⁻t dt। अब ये इसी के इक्वल टू है, और आप देखो ऑप्शन भी कैपिटल fx के टर्म में गिवन है। अब मुझे सिंप्लीफाई किसको करना है? एक इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना जिसमें लिमिट 1 से x है e⁻t और t + a dt। अब देखो इस वाले इंटीग्रेशन को आप ऊपर का जो गिवन इंटीग्रेशन है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ t + a, और ऊपर कितना है? t। तो मुझे यहाँ से t + a को कुछ एज्यूम करना चाहिए। लेट t + a को m एज्यूम कर लिया, t + a को m एज्यूम कर लें, तो dt = कितना हो जाएगा? dt = dm हो जाएगा। अब लिमिट चेंज करो, when t → 1 है तो m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा 1 + a, और जब t → x है तो m कितना हो जाएगा? 1 + x। क्या समझ में आया? हमने क्या किया? 1 + a, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा t → 1 मिनट, ये हो जाएगा x + a। हमने क्या किया? t की वैल्यू x रख दी, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी? x + a। अब माई न्यू इंटीग्रेशन क्या बन गया? अब बताओ, लिमिट में लिख लेता हूँ 1 + a से x + a, राइट। अच्छा, e⁻t है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m - a आ जाएगी, राइट। और नीचे m और इधर dm हो गया।
अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन है, एम वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है, तो ये ई की पावर माइनस ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। ए की पावर ये बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस ए एक्स प्लस ए, और ये ई की पावर एम बाई एम और डी एम। अब आप बताओ, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बोला गया टी ई की पावर टी से टी डी टी, इधर ई की पावर एम बाई एम और डी एम। तो क्या मैं इसी जगह पे, अब मुझे सोच के बताओ, इसी जगह पे मैं कैपिटल एफ एम लिख सकता हूँ क्या? आपको क्या, हाँ सर लिख सकते हो, और इसकी लिमिट ये है। जब आप इसको पुट करोगे तो ई की पावर माइनस ए और एफ एक्स प्लस ए माइनस एफ 1 प्लस ए, ये आंसर आ जाएगा, राइट। तो गिवन इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, पहले देख लो ऑप्शन ए की पावर माइनस ए, यानी डी ऑप्शन सही है, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली इंटीग्रेशन निकालना है था। गिवन इंटीग्रेशन को आपके पास में रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना था, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर पे सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी y इक्वल टू 2 sin x, और दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, y इक्वल टू 5x स्क्वायर 2x प्लस 3, यानी इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और बताना है कितने इसके रूट निकलेंगे। तो बेसिकली जब ऐसा कभी कंडीशन दे दिया जाए जिसके अंदर दो अलग अलग कैटेगरी हो, ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक आपका एलजेब्रा है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी के फंक्शन है, तो वहां पे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं और इस ग्राफ के अंदर ये दोनों फंक्शन कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, जितनी बार इंटरसेक्ट कर सकते हैं वही उनके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ बनाता हूँ। तो y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मेरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 2 sin x का। ये लेवल पहले चेक कर लेते हैं, ये कितना होता है, वैसे तो 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए 2 का लेवल आएगा, ठीक है, और ये -2 होगा। अब आप यहाँ पे देखिए और बताइए मुझे कि ये जो सेकेंड कैटेगरी है ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो आप कहोगे सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने के तो बहुत सारे मेथड है, इसमें सबसे सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है कि आप उसके वर्टेक्स निकाल दो, ठीक है, -b/2a और माइनस के d/4a के वर्टेक्स निकाल लिया करो। तो यहाँ पे आपके पास में a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 है। तो मैं माइनस के b/2a की वैल्यू लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, -b 2 और a 2a लिखेंगे 5 और ये 2, तो ये माइनस का 1/5 आ जाएगा। अब माइनस का d/4a लिखना है तो ये कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, b स्क्वायर यानी 4ac, a 15 हो जाएगा और c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60/4 और ये 5, ये 56/25। तो देख पा रहे हो कितना आ रहा है, माइनस का 1/5, ये ऑलमोस्ट कितना है, 2 से तो बड़ा है, ये ग्रेटर देन 2 है, तो -1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे -1.5 आएगा और उसके साथ में ये वाली वैल्यू वर्टेक्स की मिल रही है मुझे -1/5 और कितना है 56/25, ये वर्टेक्स है। अच्छा ये ग्राफ कैसे खुलेगा, ऊपर के नीचे, तो आप देखोगे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा होगा, तो ये ऐसा बना होगा और ये कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगा। ये मेरा कितना है 0,3 है। अब देखो इन दोनों ग्राफ के बीच में कोई इंटरसेक्शन हुआ है क्या, कभी एक दूसरे को कट कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये लोवेस्ट वैल्यू कितनी दे सकता है 56/25 और ये हाईएस्ट 2 से दे सकता है, तो हाईएस्ट और इसके लोवेस्ट के बीच में एक फासला है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से इसके नंबर ऑफ ऑर्डर पे जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये आंसर
सही हो जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा। ये हमने इसका ग्राफ बना दिया था और ये हमारा ग्राफ नीचे वाला y इक्वल टू 2 sin x का। तो क्या ध्यान रखना है, जब कभी किसी क्वेश्चन के अंदर दो कैटेगरी के फंक्शन हो और उनको आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो वहां पे ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं। ओके, समझ गए? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन जेई 2020 के अंदर भी पूछा था, ठीक है, जेई 2020 के अंदर, और ये रिपीट भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जी ऑफ एक्स गिवन है और फंक्शन का कंपोजिट गिवन है। जनरली क्या होता है कि आपको फंक्शन दो दे रखे होते हैं और उसके बाद में उसका कंपोजिट निकालना होता है, बट यहाँ पे उल्टा है, इसमें कंपोजिट दे दिया और फिर फंक्शन में एफ की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो बताओ जी ओ एफ, ये आपको जो गिवन है वो कितना है, 4x² माइनस 10x प्लस 5। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जी ओ एफ एक्स का मतलब, और जी एक्स कितना है, पहले जी एक्स भी लिख देते हैं, x² प्लस x माइनस 1। अच्छा, अगर मैं इसी से ये वाला बनाना चाहूँ इसी से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x को रिप्लेस करना पड़ेगा f ऑफ x से। राइट, रिप्लेस, जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। राइट, अब देखो मुझे x की वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 5/4 पे फाइंड आउट करनी है। तो नाउ पुट x इक्वल टू 5/4, तो ये हो जाएगा मेरा जी एफ 5/4। राइट, और अब मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट गिवन है और ये सेकंड हमने जनरेट किया है, ये गिवन है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ 5/4 मुझे यहाँ से भी लिखना है और इधर से भी लिखना है। तो देखिए मैं पहले वाले ये सेकंड वाले क्वेश्चन से लिखता हूँ, तो कितना होगा, एफ 5/4 का स्क्वायर, फिर ये एफ इधर 5/4 माइनस 1। तो ये तो सेकंड इक्वेशन से लिखने आ गया। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से लिखेंगे तो क्या करना है, डायरेक्टली एक्स की जगह आपको 5/4 रखेंगे, तो 5/4 का स्क्वायर, हाँ ये माइनस साइन है, राइट, 5/4 प्लस 5। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको टी एज्यूम कर लो, किसको, एफ 5/4 को, ताकि ये इक्वेशन हमको एक वेल नोन फॉर्म में लिखे। तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। राइट, अच्छा यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है। ये कितना हो जाएगा, 25/16, तो ये 25/4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 50/4। मैं एलसीएम लेने के कारण इसको काट नहीं रहा हूँ, और नीचे ये 20 हो जाएगा। ये 4 भी रख लेते हैं, ये कितना हो गया 45, देखो कितना हो गया पॉजिटिव वाले 45, तो माइनस का 5/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t² प्लस 4t माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये 4t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये आप देखोगे तो 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है और इक्वल टू 0। तो पता मुझे यहाँ से t की वैल्यू क्या नजर आ रही है, माइनस का 1/2 नजर आ रही होगी। क्या अप्रोच लगाया, समझ में आ गया? एक आपको जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी और एक हमने अपनी तरफ से जनरेट किया, किससे, जी ऑफ एक्स की मदद से, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है बाई पुटिंग x इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, क्योंकि ये t की वैल्यू जो निकल के आई है वही एक्जैक्टली हमारा f 5/4, राइट। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी एंगल के फॉर्म में गिवन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। द टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू हैवी इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा एंड इंटरसेक्ट एट x। एंड कहने का मतलब ऐसे कह रहे हैं कि एक सर्कल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इस सर्कल पे कोई पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कोई पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है, ठीक है। तो आप जानते हो किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स से एक टेंजेंट ऐसी जा रही है, मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो और ये एग्जाम्पल के तौर पर समझना,
लेट्स से मेरी ये ऐसे एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और एक टेंजेंट ऐसे जाएगी, तो एक ये एंगल ये, ठीक है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल बीटा है, तो इसको बोलेंगे इंक्लिनेशन, ठीक है। चलिए ये पी पॉइंट है। अब आपको क्या बोला है, हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा इंटरसेक्ट एट पी, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली टेंजेंट का इंक्लिनेशन अल्फा एंड बीटा है, और कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू 0 है। देन लोकस ऑफ पी, पी का लोकस क्या होगा, तो पी को मैं एच को के एज्यूम करता है, ठीक है। ये सर्कल का आपको पता है, ठीक है, इस सर्कल के बारे में आपको अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। मैंने यहाँ पे केवल समझने के लिए बनाया था, ठीक है, यहाँ पे केवल समझने के लिए बनाया था। वैसे तो आपको यहाँ से देख के ऐसे एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और इधर कहीं ये वाई एक्सिस, क्योंकि सेंटर 0 0 है, तो ये इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पहले क्वेश्चन की फील ले लो, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपका काम हो सकता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप कहोगे सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये टेंजेंट होती है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, एच कोमा के से, तो एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेंगे, और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास में दो टेंजेंट है, तो एक का स्लोप m1 होगा और दूसरी टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, m2। तो बेसिकली m1 मेरा क्या है, tan अल्फा है, और m2 क्या है, tan बीटा है। क्या ये बात आप अब समझ पाए, एंगल से स्लोप के फॉर्म में आना जानते हैं। तो अब मैं इसी इक्वेशन को कैसे यूज करूँ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इक्वेशन का। तो पहले तो ये जो टेंजेंट है ये h कोमा के से पास हो रही है, तो इसके अंदर h कोमा के सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक, k माइनस एम एच, मैं लेफ्ट में लेके स्क्वायर भी कर रहा हूँ ताकि अंडर रूट हट जाए यहाँ से, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा ओपन कर लो और एक क्वाड्रेटिक जनरेट करो इन टर्म ऑफ m, तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग ये k स्क्वायर और ये एम स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर 2 एम के एच माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो तो एम स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा, ठीक, और एम का कोफिशिएंट 2m के एच प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसके दो स्लोप होंगे m1 एंड m2, राइट। तो यहाँ से मुझे बताओ यहाँ पे स्लोप का एडिशन कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं कहूँगा प्रोडक्ट कितना आएगा, तो आप कहोगे के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ तक आने के बाद में अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि रिमेनिंग पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको क्या गिवन है, आपको क्या गिवन है, ये है कॉट एल्फा, आपको गिवन है कॉट एल्फा और कॉट बीटा इक्वल टू 0। अच्छा, कॉट एल्फा की जगह मैं 1/m1 लिख दूं क्या, और इसकी जगह 1/m2 लिख दूं, कोई मना नहीं करोगे, आप नहीं करोगे मना बिल्कुल भी। m1 m2 एलसीएम ले रहा हूँ और m1 इंटू m2 इक्वल टू 0। तो क्या आपको यहाँ से ये पता लग रहा है कि m1 प्लस m2 0 है। अच्छा, m1 प्लस m2 0, ये तो मुझे कंडीशन पता है, लेकिन मैंने तो m1 m2 निकाले हैं, मैंने तो m1 m2 निकाले हैं ये वाले, तो आपको इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं 0 रखता हूँ तो आप देखो आपके पास में k इंटू एच इक्वल टू 0 आ रहा है, k इंटू एच इक्वल टू 0, जिसको हम लोकस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब समझ लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 या वाई इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं उसको। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन था। तो क्या क्या हमें समझ में आ गया, आपके पास में जो कंडीशन थी उसमें अल्फा एंड बीटा एंगल थे, उस एंगल को यूज किया। अब एंगल कहाँ होते हैं, स्लोप के अंदर होते हैं। अब स्लोप को कैसे यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा, ओके। चलिए अब बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और ये भी अच्छा क्वेश्चन हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। अब हमें एक नई इक्वेशन बनानी जिसके रूट ये आ जाए, ठीक है। तो आप जानते होंगे
कि जब कभी भी कोई इक्वेशन बनानी हो, क्या करना हो, कोई इक्वेशन बनानी हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, प्लस यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन ये यहाँ पे काम आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे काम में ले सकते हैं क्या, तो होने को ले सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि सम ऑफ रूट करने में कितना टिपिकल हो जाएगा। सम ऑफ रूट एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टिपिकल में अप्रोच लेंथी हो सकता है। अब बताओ, आप जिस इक्वेशन की बात कर रहे हो, तो उसी इक्वेशन के रूट्स अगर ये हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, अगर कोई मेरे पास में लेट से ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और उसके दो रूट है एल्फा माइनस 2 और एल्फा प्लस 2 और बीटा माइनस 2 और बीटा प्लस 2। आप मुझे सोच के बताओ, ये एक्जेक्टली वैल्यू कहाँ जाती है, एक्स के प्लेस पे जाती, ये वैल्यू कहाँ जाती है, एक्स के प्लेस पे जाती है नहीं जाती, इतना समझ में आया। तो ये जो मेरे पास में एल्फा माइनस 2 और एक्स प्लस 2 है, ये बेसिकली क्या होंगे, ये एक्स की ही वैल्यू होगी, ये क्या होगा, एक्स की ही वैल्यू होगी। अच्छा, अगर ये एक्स की वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए अल्फा माइनस 2, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसके रूट अगर ये हैं, तो वो उस इक्वेशन के एक्स का प्लस लेते होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा किसका प्लस लेगा, एक्स का प्लस लेगा। अगर दो केस देखें, ये सेकंड केस समझो, ये फर्स्ट केस समझो, तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग मुझे पता लग रहा है कि मेरा अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 को एक्स बनना पड़ेगा, तो वो उस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस 2x। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्फा वाली टर्म एक साइड करता हूँ और 2 और ये 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितने आ गई, 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। समझ में आ गया। अच्छा बताओ, अब सोच के बताना, क्या इस अल्फा को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, बताओ, इस अल्फा को इस इक्वेशन में रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो आपको जहां जहां अल्फा एक्स नजर आ रहा है, ऐसा अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं। अब तो ठीक है, 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप रख दो अल्फा की जगह ये वाली कंडीशन, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 2 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 1 ये 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे तो ये वाला पार्ट तो 6 हो गया, और ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और इधर कितना आ जाएगा 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये फर्स्ट और लास्ट पार्ट मिलकर क्या बना देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करोगे तो ये 8 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो देखो, जो भी इक्वेशन है उसका अगर कोई रूट बोला जाता है तो वो उस इक्वेशन में x का प्लेस लेता है। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर ये दोनों रूट कंसिडर किए हैं तो ये सिंपली इस इक्वेशन के x का प्लेस ले लिया होगा। अब मैंने यहाँ से अल्फा की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल ली, बट मैं देख पा रहा हूँ कि अल्फा तो फर्स्ट इक्वेशन का भी रूट है, तो आपको जहां जहां अल्फा आ सकता है उसी जगह पे इस x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, राइट। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, देखो ये x है तो x की जगह पे क्या आएगा, अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 आ सकता है, या बीटा माइनस 2 या बीटा प्लस 2, यहाँ पे हाँ ये बीटा माइनस 2 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, इन्होंने बहुत जल्दी समझाया, मुझे कुछ पार्ट आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लग गया, राइट। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और मैं हमेशा मानता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर इजी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये इजी लगने लग जाएंगे। मॉडुलस का मतलब हमेशा डिस्टेंस और सर्कल का कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया करो। तो देखो, ये जो हमको गिवन है जेड माइनस, इसको मैं अगर लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
और इधर 4 है। तो आप बताओ सेंटर कितना है? तो सेंटर आप बोलोगे 4,-8 है और रेडियस कितनी? 4। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको बाकी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये जानते हैं। अच्छा, सेंटर कितना है? 4,-8 है। तो 4,-8 कहाँ होगा? इधर से 4 और इधर नीचे आएंगे तो 4,-8 यहाँ होगा। अच्छा, रेडियस कितनी है? 4 ही है। तो ये कुछ ऐसा सर्कल बन रहा होगा जो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। ठीक है, ये सर्कल बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अच्छा, अब यहाँ पे जेड क्या है बताओ मुझे? जेड क्या है? तो जेड इस सर्कल की बाउंड्री पे आने वाले सभी पॉइंट का लोकस है। जेड क्या है? जेड लोकस ऑफ सर्कमफेरेंस है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे आने वाले सारे पॉइंट कुछ जेड से डिनोट किया जा रहा है। अब क्या करना है? ई वाली वैल्यू निकालनी है। देखो, इसको ऐसे समझो कि जेड और -2, यानी जेड की -2 से डिस्टेंस निकालनी है। तो -2 कहाँ होगा? -2 का यहाँ होगा। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट है आपका, ठीक है, लेट ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट की इस सर्कल से डिस्टेंस निकालनी है। इस पी पॉइंट की सर्कल से डिस्टेंस निकालनी है। तो दो डिस्टेंस होगी, एक तो मिनिमम वाली होगी और एक मैक्सिमम वाली होगी। अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, और अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो वो क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तो आपको देखो दोनों पूछा है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो आपको ये समझ में आ गया जेड प्लस -2 का मतलब क्या होता है? जेड माइनस और -2, यानी जेड की -2 से डिस्टेंस निकालनी है, जेड की -2 से। तो आपको ये अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये रेडियस कितनी? 4 है। तो आपको जब भी लिस्ट डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, लिस्ट कितना होगा? ये होगा कि P से C तक की डिस्टेंस में से रेडियस हटा दो, ठीक है। अच्छा, P से C तक की डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? -4 और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस, सॉरी ये आप उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। ये +4 है और ये -8 है। तो अब यहाँ पे सही करेंगे तो 4 - 8 तो 36 हो जाएगा और ये 64। तो 10, हाँ, और ये सर्कल की रेडियस कितनी? -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 10 - 4 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये लिस्ट आ गई। अच्छा, ग्रेटेस्ट कितनी हो जाएगी? ग्रेटेस्ट में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आएगा, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे होंगे, इस पॉइंट की बात कर रहे होंगे। तो पहले तो P से C तक आ जाओ और उसमें रेडियस ऐड कर दो। तो ये 10 + 4 तो ये 14 हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको C ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा होगा, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं और ये क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। ये 3D का क्वेश्चन है और मैं कहूँगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना के दिया है NTA वालों ने। ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू द प्लेन। परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन, यानी एक हमारे पास में ऐसे प्लेन है, समझने की कोशिश करना। और इस यहाँ पे कोई लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। तो इस लाइन के किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ये फुट परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। ये कौन सा प्लेन है? x + y + z = 3, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। तो कैसे पॉइंट लेंगे? पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लीजिए। तो पॉइंट कितना आ जाएगा? मैं ले रहा हूँ 2λ + 1, मेरे साथ चेक करो, -λ -1 और ये आ जाएगा लैम्डा, राइट। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो 2λ + 1 -λ -1 और लैम्डा आ गया। अब इस पॉइंट से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, राइट। अच्छा, आगे क्या बोला है? ये पॉइंट को क्यू बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू आल्सो लाई। अच्छा, ये और भी किसी के ऊपर लाई कर रहा है, और वो किसके ऊपर लाई कर रहा है? दो कंडीशन दे दी कि ये आल्सो लाई ऑन द x - y, यानी एक दो और प्लेन है, एक और प्लेन है जो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लेट से, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन भी है। इस वाले प्लेन की इक्वेशन लिख रहा दे रखी है आपको, ठीक है। तो आप बताओ मुझे, आप क्यू पॉइंट निकाल सकते हो क्या? क्यू पॉइंट, हाँ, ये दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है भाई, दोनों यहाँ
एक भी पॉइंट है दो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। एक पॉइंट दो प्लेन के ऊपर लाई करने का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। मेरे पास दो प्लेन है, दोनों पैरेलल तो है नहीं, दोनों एक दूसरे से एक कुछ एंगल पे टिल्टेड होंगे। अब एक पॉइंट है वो दोनों प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, इस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के ऊपर, तो इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्यू के लिए फॉर क्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनती है, पता है आपको। एक दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आप कुछ सोचे अपनी नोटबुक है, तो नोटबुक के अंदर दो इंटरसेक्ट करवाओगे तो एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी, या लाइन बनेगी। तो दोनों के इंटरसेक्शन पर एक लाइन पे लाई करेगा, तो वो लाइन का इक्वेशन निकाल दो। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें एक अननोन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। देखो यहाँ से बहुत आसान तरीके से मैं अगर देखो, ये कैंसर ये कैंसर ये कैंसर, तो 2y इक्वल टू 0। अच्छा, तो वो लाइन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0 आ जाएगी। मैंने पहले पॉइंट बोला, थोड़ा सा करेक्ट कर लें। तो ये इस जगह पे एक क्यू पॉइंट होगा, इसे क्यू पॉइंट को एक लाइन के ऊपर लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और वो लाइन के अंदर y 0 आ रहा है, y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इतना काम समझ में आ गया। चलिए, अब आपको बेसिक प्रॉब्लम पे चल के आपको बताना है। एक काम करता हूँ, अब मैं जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करने वाला वो इस पी पॉइंट का प्लेन में फुटो परपेंडिकुलर निकालते हैं। शॉर्टकट पता है फुटो परपेंडिकुलर का, तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट का फुटो परपेंडिकुलर निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइड में, जिस प्लेन में निकालना है उसका x का कोफिशिएंट 1, y, और ये माइनस है और ये माइनस लैम्डा माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे गलती नहीं हो, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू जेड माइनस लैम्डा, और ये भी 1 है, इक्वल टू -1 लेते हैं फुटो परपेंडिकुलर के लिए, और इमेज के लिए कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, सॉरी 2 लेते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पुट करते जाओ। तो सबसे पहले देखो 2 लैम्डा प्लस 1, फिर माइनस लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा माइनस 3। अपॉन में क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये राइट साइड वाला पार्ट, तो ये लैम्डा से ये 2 लैम्डा है, और ये माइनस लैम्डा और माइनस, तो ये तो कट गए। अच्छा, ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, अब कितना बच गया मेरे पास में, 2 लैम्डा प्लस 1, हाँ ये बच गया मेरे पास में। ये मैंने कुछ गलती कर दी थी, एक बार फिर से लिख लेता हूँ ताकि हाँ यहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना था, ये पॉइंट लिखना था। तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 और प्लस लैम्डा माइनस 3। अब ठीक है, ये यहाँ से लैम्डा कट गया, यहाँ से लैम्डा कट जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कट जाएगा क्योंकि जेड की जगह रखा है। ओके, और ये ऊपर वाला पार्ट कितना आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 2 आ रहा है। कैसे, ये 1 ये भी कट गया, तो 2 लैम्डा माइनस 3 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड में कितना है, 3, और ये पार्ट तो एज इट इज है यहाँ पे, x 2 लैम्डा प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू y और लैम्डा प्लस 1 और इक्वल टू जेड माइनस लैम्डा बाई 1। अब देखो, यहाँ तक आने के बाद में यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी उसमें से मुझे लैम्डा निकालना है, बट मैं इसे पॉइंट को यूज करना चाहूंगा। ये यहाँ के, ये जब सॉल्व करोगे ना आपको x y और z, ये कहाँ की वैल्यू मिलेगी, ये q की वैल्यू मिलेगी। कहाँ की वैल्यू मिलेगी बच्चों, ध्यान सुनो, ये q की वैल्यू मिलेगी, राइट। अब इस q की वैल्यू में आप देखो y कितना है, q की वैल्यू में देखो y कितना है, 0 है कि नहीं। तो मैं डायरेक्टली y को 0 रख देता हूँ तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा। तो y को 0 रखता हूँ, देखो y को जैसे 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, राइट। और राइट साइड में कितना है, -2 लैम्डा प्लस 3 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 3, तो ये कितना आ रहा है, 5 लैम्डा, हाँ 5 लैम्डा, ठीक है, तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये मेरे पास में लैम्डा 0 आ गया। अब लैम्डा 0 आ गया, ध्यान सुनना, अगर लैम्डा 0 आ गया तो मुझे x और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x एंड z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि y तो आ चुका है। लैम्डा आने के बाद में आपको x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू लिखने के लिए आप, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और आप अब रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये कितना हो गया, ये वाला पार्ट देखो,
ये x माइनस वन हो गया, इस वाले पार्ट को लिख रहा हूँ मैं, x माइनस वन बाई वन, ये हो जाएगा आपका y प्लस वन बाई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताओ राइट साइड में कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट लिखा, ठीक है, एक मिनट, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये कितना आ गया, वन आ जाएगा। कैसे, लैम्डा की जीरो तो माइनस माइनस प्लस तो वन आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको x बताना है तो आप अच्छे से बोल पाओगे कि 2 आ रहा है और y कितना आ रहा है, सॉरी अब y की वैल्यू और z भी तो चाहिए, तो z माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू वन, तो y जीरो है और z कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 0 और 1 हो जाएगा। क्या मैंने समझा, ध्यान समझना। सबसे पहले क्या किया कि आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे होंगे कि ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा, तो वो क्यू पॉइंट दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो इंटरसेक्शन लाइन का इक्वेशन निकाल दिया मैंने, y = 0। ये तो सबको क्लियर है, y = 0 निकाल दिया। अब यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया पैरामीट्रिक फॉर्म में और उस पॉइंट का आपने फुट परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्टकट याद कर रखा होगा, तो इस शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तक आप आ रही होंगी। अब यहाँ आने के बाद में देखो, यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू q की होगी और उस q की वैल्यू में क्लियरली जानता हूँ कि y 0 है, तो मैं y को 0 कर देता हूँ। y को 0 करेंगे और फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड और लास्ट को सॉल्व करेंगे, लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा 0 आ गया। अब लैम्डा 0 आ गया तो आप फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से x मिल जाएगा, और थर्ड में पुट कर दो, वहां से z मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेथड था, राइट, समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे क्वेश्चन टफ तो नहीं है, बट कई बार एग्जाम में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है आपका, ठीक है। x + y = 2 और इधर कितना है, sin x - y = 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे इजी अप्रोच है, तो वो तो ये हो सकता है कि आप इस वाले पार्ट को राइट में लेके जाएं, ठीक है, इस वाले पार्ट को राइट में लेके जाएं, तो ये ऐसा बन जाएगा sin x + y / 2 और माइनस sin x - y / 2। क्या समझ में आया। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ही आपको शानदार तरीके से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। देखो ये हो जाएगा 2 sin x / 2 और cos y / 2। मैंने थोड़ा जल्दी लिखा है पर मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक्सपेंड करो, sin x / 2 cos y / 2, फिर cos x / 2 sin y / 2। सिमिलरली यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ टर्म कट जाएगी। ओके, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे cos बचेगा, cos और इधर से sin बचेगा। अब ठीक है, चेक कर लेना भाई। अब ये इक्वेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि तो वेरिएबल सेपरेशन हो गया। तो वेरिएबल सेपरेशन कैसे करते हैं, ये dy है और नीचे कितना आएगा, sin y / 2, राइट, और इधर से 2 और ये cos x / 2 और ये dx, राइट। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो आप बताओ ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos x y / 2 और dy, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इधर 2 और इधर cos x / 2 और dx। अच्छा, इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जानते हो, log tan y / 2 होता है, पता है। वैसे तो log cosec x माइनस cot x होता है, पर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ अगर आपको नहीं याद है। आप ये तो जानते हो log cosec x माइनस cot x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, cosec x का ये इंटीग्रेशन होता है। और इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये tan x / 2 बन जाता है, ये tan x / 2 बन जाता है, यानी यहाँ x है तो इधर x / 2 आता है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे y / 2 है, तो इधर कितना आएगा, y / 4 होना चाहिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 sin x / 2 और नीचे कितना आएगा, इंटीग्रेशन का 1/2 प्लस c आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन का पार्ट तो यहाँ पे भी आया होगा, इधर भी 1/2 आया होगा, तो ये यहाँ से काट देंगे। तो कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है, विच आंसर इज करेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला इस जगह याद आना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन ए सही है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे आते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन f of x एक गिवन है
और ये नॉट डिफरेंशिएबल पूछ रहे हैं, तो x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1 और एक 10x है। जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करवा रहे हैं वो 0 से 2 के बीच में चेक करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ पे इसका शार्प कॉर्नर बनता है। तो ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1/2 पे, ये वाला डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 पे। कोई 10 के बारे में बताएगा, 10 का पार्ट कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, 10 का पार्ट डिफरेंशिएबल नहीं होता है x इक्वल टू π/2, π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें ये π/2 लाई कर रहा है क्या, तो अब मैं कहूँगा बिल्कुल लाई कर रहा है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.57 अप्रॉक्स होती है, ठीक है। तो आपके पास में कितने पॉइंट आ गए, 1/2 एंड π/2, 3 पॉइंट आ गए जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि इस टाइप की क्वेश्चन में आपको बेसिक स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं उनकी एप्लीकेशन अप्लाई करने होते हैं, ओके, ठीक है। तो 3 फंक्शन पे डिफरेंशिएबल नहीं था। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको और कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, बट ये आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चे कर लेंगे, ठीक है। If the number of way in which 4 distinct ball can be put into 2 identical boxes that no box remain empty, इन कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, तो उसके वो केस बता रहे हैं, वो के है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी अप्रोच है वो तो ये कि आपके पास में क्या है, 4 डिस्टिंक्ट बॉल है। लेट्स से मैंने B1, B2, B3 और B4 ये बॉल ले ली। अब मुझे क्या करना है, 2 बॉक्स के अंदर रखना है और बॉक्स दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। ये दोनों बॉक्स आइडेंटिकल है। अच्छा बॉक्स दोनों आइडेंटिकल है और कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो खाली नहीं रहना चाहिए तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि इस दोनों बॉक्स आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे किस बॉक्स में कितनी बॉल रखें ये इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि पहले वाले में रखने की दूसरे वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे एक में 1 रख दें तो दूसरे में 3 रखनी चाहिए, तो इससे क्या होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कोई बॉक्स भी खाली नहीं रहे। और क्या हो सकता है, अच्छा इसमें 1 3 है तो 3 1 मत लिख लेना, 3 1 ऑलरेडी इसमें शामिल हो गया कि दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप एक में 1 रख दो एक में 3 रख दो, तो ये एक तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने का। दूसरा क्या हो सकता है, 2 और 2 भी हो सकता है, एक में 2 रखें दूसरे में 2 रख दें, ठीक है, ओके। और कोई तीसरा, 3 1 तो मैंने मना ही कर दिया। अच्छा इधर रखेंगे तो अब आपको पहले बॉक्स में कितनी रखनी है, 1 और दूसरे बॉक्स में 3 बॉल रखनी है। तो आपको ये जो 4 डिफरेंट बॉल हैं इनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। डिफरेंट एंटिटी है तो सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, तो 4 में से एक सेलेक्ट कर लेंगे और वो इसमें रख दी, ठीक है। और क्या होगा, और रिमेनिंग 3 है इसमें से 3 सेलेक्ट करेंगे, तो ये 4 तरीके से 1 और 3 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 2 बॉक्स के अंदर। अच्छा 2 2 को डिस्ट्रीब्यूट करना आता है, कैसे करेंगे, 4C2 और रिमेनिंग 2 में से 2, तो ये कितनी आ जाएगी, इसको लिखेंगे तो 4 में से 2 ले लिया तो 4C2 और 2C2, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है बस। और इसको जब लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट बॉल थी, ठीक है 4 डिस्टिंक्ट बॉल थी, तो आपको बॉल को तो सेलेक्ट करना पड़ेगा बट बॉक्स को अरेंज नहीं कर सकते, बॉक्स दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे एनटीए वालों ने कुछ सॉल्यूशन में कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने कैसे किया है। आई थिंक ये आंसर 7 बता रहे हैं, पर आप एक बार चेक करके मुझे कमेंट में बताना कि ये 7 आंसर आएगा कि ये 10 जो मैंने बताया वो आएगा, राइट। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ और ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो एक बैग के अंदर मिक्स लॉट ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल है, एक बैग है, ठीक है, और इसे बैग के अंदर मिक्स में बहुत सारी रेड एंड ब्लू बॉल है, तो मैं रेड को R से लिख लेता हूँ और ब्लू को B से लिख लेता हूँ। यानी मेरे पास में R तो रेड है, ठीक है, और B ब्लू बॉल है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आगे समझो, इफ 2 बॉल, हम 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी टेस्ट ड्रॉइंग 2 बॉल रेड, तो मैं लिख लेता हूँ P2 रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, इसको ले लेते हैं P1 ले लेते हैं। P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड इज 5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल, ये 5 टाइम है, इज इक्वल टू 5 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लू बॉल।
क्या समझ में आ गया? अच्छा आप बताओ यहाँ से ये कैसे लिखूंगा, टू रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, आर में से 2 ले लें तो आर से 2, टोटल कितनी है आर प्लस बी, और इसमें से 2 ले लें तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, राइट, इज इक्वल टू 5 टाइम 2 ब्लू, ब्लू कितनी मेरे पास में बी, इसमें से 2 ले लो तो बी सी 2, और नीचे कितना आएगा आर प्लस बी सी 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो ये आप जानते हुए आर इंटू आर माइनस 1 होता है, और इधर से बी इंटू बी माइनस 1, डिवाइड वाला 5 कट गया होगा, ये कंडीशन समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन बॉल फ्रॉम ईच कलर, अब सेकंड केस है, वन बॉल वन ईच कलर इज इक्वल टू 6 टाइम, इज इक्वल टू 6 टाइम किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल, 2 ब्लू इक्वल से, क्या समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और फिर कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। वन ईच कलर, तो एक रेड हो सकती है तो आर सी 1, एक ब्लू हो सकती है तो बी सी 1, नीचे कितना आ जाएगा आर प्लस बी और सी 2, ये आपका हो गया वन ईच कलर की होगी, इज इक्वल टू 6 टाइम 2 ब्लू, तो 2 ब्लू का बी सी 2 और आर प्लस बी और इसमें से 2, ये फिर कट गया नीचे वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा आर बी और इधर से 6 बी इंटू बी माइनस 1 बाई 2, राइट, तो यहाँ से कट जाएगा 3, तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 बी और बी माइनस 1, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको आर एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें सेकंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आर माइनस 1 नीचे आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताओ, जब डिवाइड करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा, राइट। अच्छा एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2r माइनस 2 इक्वल टू 5b, तो बताओ यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5b प्लस 2/2 आ गया r की वैल्यू। अब ये r की वैल्यू आपके पास में निकल के आई है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो क्योंकि आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते। तो अब मैंने बोला था कैलकुलेशन तो है इसमें, तो देखो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 5b प्लस 2/2 इंटू पी इज इक्वल टू 3b और b माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5b स्क्वायर और 2b इज इक्वल टू 6b स्क्वायर माइनस 6b। अब देखो b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, समझ गए, b की वैल्यू 8 है तो r कितना होगा, b की वैल्यू 8 है तो ये 8 5 40 20 42 यानी r की वैल्यू 21 आ जाएगी। अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, मैंने चेक किया तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 है और नीचे 3 है तो 5/3 आएगा, 5/3 के कारण यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और ये भी 5r/3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे भी 3 आ जाएगा तो इधर से 3, ये आपका हो गया 3b और इधर कितना हो जाएगा देखो 9b स्क्वायर और इधर भी 9b, तो ये 4b स्क्वायर और इधर से 12b, बस कैलकुलेशन चेक कर रही थी, b की वैल्यू 3 आ रही है। अब b 3 है तो r कितना आएगा बताओ मुझे, b की वैल्यू 3 है तो आपके पास में ये 3 तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली मुझे r प्लस b निकालना था टोटल, तो टोटल 9 हो जाएगी, ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सा था, कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए यहाँ पे आते हैं, द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, इन दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट इज x प्लस बी वाई प्लस सी, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, ये ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो एक तरह से मिक्स क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। पहले मैं क्या करूंगा b एंड c की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट क्या होती है, इसकी टेंजेंट होती है y इक्वल टू mx प्लस a/m, ये कितना 1 है तो ये टेंजेंट आ गई। अब ये टेंजेंट क्या है, इसी कर्व की भी टेंजेंट है, तो आप y की जगह रख दो 4x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 30y इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32 और ये mx प्लस 1/m इज इक्वल टू 0।
आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना, एलसीएम मत लेना। 32mx 32/m इक्वल टू 0। अच्छा, डी कितना होगा? 0 होगा टेंजेंट के लिए। टेंजेंट के लिए डी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। पी स्क्वायर 32 का स्क्वायर टेम स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू कर देता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे लगा रहे हैं, 4a 32c। ठीक है, ये रखेंगे तो देखो यहाँ से एक ये कट जाएगा और ये कितने का कट जाएगा? 8। तो मैं एम क्यूब की वैल्यू देख पा रहा हूँ कि 1/8 आ रही है। तो एम कितना होगा मेरा? एम हो जाएगा आपका 1/2। एम कितना हो जाएगा? 1/2। अब एम 1/2 है तो आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो तो टेंजेंट क्या आ जाएगी? टेंजेंट y x/2 प्लस a 2 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये टेंजेंट मेरे पास में आ चुकी है। तो आप कंपेयर करो कि आपके पास में b की वैल्यू कितनी है? -2 है और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, ये b एंड c की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है? ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ आपको एक ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन का। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन। तो ये ग्राफ ऐसे होता है और ऐसे ये पीछे साइड में जाता है। ये वाली वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और इधर से 3π/2 होता है। राइट, तो मैं इसको देखूंगा तो मुझे ये सारे पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार कलर चेंज करके मार्क कर रहा हूँ, देखना मेरे साथ में। अब बताओ 1 कहाँ आएगा आपका? ये पूछा है साइन इनवर्स ऑफ 1, तो 1 कहाँ होगा? तो 1 π/2 से जस्ट पहले, तो कहीं यहाँ होगा 1। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन होता है? y इक्वल टू एक्स का होता है। अब बताओ मुझे ये -2 कहाँ होगा? तो ये आपका देखो माइनस का π/2 होता है, तो और ये पाई होता है, तो कहीं यहाँ रहा होगा -2, इस जगह पे रहा होगा -2। राइट, और आगे बढ़ते हैं। 4 कहाँ होगा? तो ये आपका पाई है, ये 3π/2 है। 3π/2 और पाई के बीच में यहाँ कहीं रहा होगा 4। ठीक है, यहाँ कहीं क्या रहा होगा? 4 रहा होगा, क्योंकि 3π/2 की वैल्यू, π/2 की वैल्यू 1.5, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 जा रही है। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं रहा होगा। अब आप मुझे बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 की वैल्यू तो क्या जाएगी? ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि मेरे पास में अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x है तो इस जगह पे तो ये डायरेक्टली x आ जाता है, लेकिन π/2 से पाई के बीच में, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में ये वाला इक्वेशन क्या होता है पता है आपको? y इक्वल टू π-x होता है। तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x को हम डायरेक्टली काट नहीं सकते, यहाँ पे आपको x का डोमेन चेक करना होता है। तो इसी जगह पे तो डायरेक्टली बना जाएगा। राइट, और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? साइन इनवर्स ऑफ साइन -2। तो मैं एक काम करता हूँ, माइनस आगे लेता हूँ, ये तो पता है साइन इनवर्स इज साइन 2, तो 2 भी इसी पे लाई करेगा। मैं 2 यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 2। तो 2 वाली इक्वेशन क्या बनेगी? π-2 बनेगी। क्या बनेगी? π-2। क्या समझ में आया आपको? ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं बताओ मेरे को पहले तो। ये π-2 मैंने कैसे लिखा? क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है 2, तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू π-x। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो π-2 आ जाएगा। राइट, बट इसके आगे सॉरी इसके आगे क्या है? माइनस है। क्यों? ये वाला माइनस दिख गया। फिर आगे जाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन c, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? तो ये 4 इसी के ऊपर लाई कर रहा है, इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये π-4 हो जाएगा, π-4, और इसका मॉडुलस लेना है। तो ये पाई से पाई तो कट गया, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, 5। तो ये आंसर इसका 5 है। ठीक है, आंसर कितना है? 5 है। क्या करना था आपको? पहले ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अभी लास्ट क्वेश्चन है और होपफुली इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम देना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, dx और ये x - 1 की पावर 3/4 और x + 2 की पावर 5/4 है। इसका इंटीग्रेशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो तरीका कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, उससे आप लोग ट्राई करना। मैं आपको जो
बेसिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये नहीं दे के आपको ऑप्शन दे दिए जाए तो कौन सा करेक्ट करेंगे। तो देखो डिवाइड में x+2 है, तो मैं यहाँ पे x+2 को परफेक्ट नंबर बनाऊंगा, यानी उसकी पावर परफेक्ट रखेंगे। तो x+2 ये जैसा है इसको वैसे रहने दो, और x+2 के साथ में 5/4 तो है, तो आप अपनी तरफ से x+3 की पावर, ये x+2 है की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/4 2 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा मुझे, x+2 की पावर 3/4 लिखना पड़ेगा, और ये dx है। अब देखो यहाँ से आ जाते हैं, ये dx, ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, x+2 की पावर 2 बन जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये x - y x+2 की पावर 3/4, और ये ऐसा बन जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? मैंने क्या किया, सिंपली x+2 की पावर 3/4 से डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आप अगर इसको t एज्यूम करते हो, x माइनस और x+2 को इसको t एज्यूम करता हूँ, तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x+2 माइनस x माइनस वाई और प्लस x+2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। अब इधर से थोड़ा सा लिखते हैं, ये पार्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखना, x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt/3। कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3 आया होगा, उसको नीचे ले लिया। अब ये एज इट इज, देखो ये पूरा पार्ट मेरे पास में है, अवेलेबल है, तो इसको आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये dt/3, और इधर से कितना हो जाएगा, t की पावर 3/4। तो 1/3 आगे ले लेते हैं, t की पावर -3/2 और dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो आप, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -3/2 + 1 और -3/2 + 1, ठीक है। हाँ 3/4 है, ओके, थोड़ा सा गलती हो गया, ये 3/4 है, 3/4 और ये भी 3/4। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये भी 1/4, तो बाहर कितना आ जाएगा, 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, राइट। और t की पावर 1/4 + c। तो मुझे क्या पूछा था, k की वैल्यू पूछी थी, क्या पूछी थी यहाँ पे, k की वैल्यू पूछी थी, बाकी तो सब कुछ सही है। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, k आपका कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। अब मुझे 30k चाहिए, तो ये 30k की वैल्यू लिखेंगे तो 330k कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 30k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो ये इसका आंसर है। वैसे 3k भी पूछ सकते थे, 30k की वैल्यू 40 आ जाएगी। अच्छा, और क्या पूछा है, ओके शिट, डिविजर्स पूछे हैं, क्या पूछे हैं, डिविजर्स पूछे हैं। 30 की वैल्यू 40 आ गई, अब इसके डिविजर्स पूछे हैं, नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो 40 को लिखेंगे 8 × 5, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ डिविजर हो जाएंगे 3 + 1 और 1 + 1, यानी जो पावर है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करो, 3 + 1 और 1 + 1, तो कितना हो गया 4, ये 8 आ जाएंगे। नंबर ऑफ डिविजर कितने हो जाएंगे इसके, 8। तो इस क्वेश्चन का 8 आंसर सही है। तो ये इस पेपर के क्वेश्चन थे। होपफुली मैंने आपको जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है तो वो समझाया था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मिलेगा।